Very good morning, students. Today we will start your chapter number 4. That may be third chapter for you, but in your book it is marked as your fourth chapter. That is in your history book भूमंडलीकृत विश्व का बनना. ठीक है. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम वो देख लेते हैं कि इस साल आपके कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो आपके सिलेबस से कट हो गए हैं. ठीक है. जो आपकी विषय सूची है उसको ओपन करेंगे. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम कर चुके हैं. ठीक है. इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन ये हमने छोड़ा था, ये कट करो, ये आपके सिलेबस में नहीं है. भारत में राष्ट्रवाद कर चुके हैं. दैट मीन्स अब ये हमारा सेकंड चैप्टर बन गया. बुक में आपका थर्ड है, अब रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आपका सेकंड चैप्टर हो गया. ठीक है. तो अब जो थर्ड चैप्टर हम करेंगे वो होगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना. बुक में आपके ये फोर्थ चैप्टर गिवन है, बट एक्चुअल में ये आपका थर्ड चैप्टर रहेगा. ठीक है. आगे समझ में. औद्योगिकरण का युग रहेगा आपका. काम, आराम और जीवन, इसको कट कर दो. सिक्स्थ चैप्टर जो बुक में गिवन है, काम, आराम और जीवन, ये नहीं है अब आपके सिलेबस में. लास्ट एट्थ चैप्टर, इसको कट करेंगे. उपन्यास, समाज और इतिहास. ठीक है. ये तीन चैप्टर हमें कट करने हैं. तीन चैप्टर कट हो गए तो टोटल कितने रह गए हमारे पास? 5 चैप्टर्स. ठीक है. तो आज हम करेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना. पेज नंबर है आपका 77. Who will read out? Yes. भूमंडलीकृत विश्व का बनना. Loudly. आधुनिक युग से पहले जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है. लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों को पूंजी व बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है. आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है. ठीक है. तो क्या है, जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की, ठीक है, तो हमें लगता है कि अभी रिसेंट टाइम्स की ये बात है, हमने ज़्यादा इसके बारे में सुना नहीं है. हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 50 ईयर्स की बात करते हैं कि पिछले 50 सालों में जो कुछ भी हो रहा है इन द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वही ग्लोबलाइजेशन है कि कंट्रीज जो है एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड हैं. ठीक है. ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ रहा है. लेकिन क्या है, उससे बहुत टाइम पहले से ही जो ये जिसको आज हमने ग्लोबलाइजेशन की टर्म दी है, एक्चुअल में जो ये व्यापार कह लो या लोगों का आना जाना, वो तो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है. ठीक है. जब आपने बहुत छोटी क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने वहाँ भी देखा होगा कि कैसे लोग जो है पहाड़ों को, जो हमारे हिमालयन पर्वत है, उसको क्रॉस करके इंडिया में एंटर होते थे. सिल्क रूट भी बड़ा होगा, है ना, है ना. तो उसके थ्रू आते थे. दूसरा क्या है, देखो जैसे पारसीज हैं, पारसीज इंडिया में आए, कहाँ पे आके सेटल हुए वो लोग? जो पोर्ट एरिया थे, गुजरात, मुंबई, है ना, महाराष्ट्र, वो लोग कहाँ से आए? ईरान से आए. तो ऐसा नहीं है कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल ही रिसेंट पास्ट की बात है. ये काफ़ी टाइम पहले से लोग जो है काम की तलाश में, रहने की तलाश में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. वो अलग बात है कि कॉन्टिनेंट्स के नेम बाद में फॉर्म हुए, कंट्रीज बाद में बनी. ठीक है. अदरवाइज लोगों का आना जाना तो बहुत टाइम पहले से ही चल रहा है. ठीक है. यस. इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए हैं. प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं. अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे हैं. कीटाणु और बीमारियां तो रिसेंट एग्जाम्पल है हमारा, है ना, ग्लोबलाइजेशन के इल इफेक्ट्स कह सकते हैं हम इसको, है ना, कि जहाँ पे क्या है, लोग जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. अब सपोज हम पहले की बात करें, अब कोई काम की तलाश में भी अगर गया है
या फिर घर बनाने के लिए गया, उसके वहाँ एरिया में वहाँ पे सेटल नहीं हो सकता है पानी नहीं आता हो या कोई आसपास रिवर नहीं हो, तो उसने सोचा होगा चलो मैं कहीं और जाके सेटल होता हूँ, लेकिन अकेला तो नहीं गया होगा, अपने साथ लोकल कुछ चीज़ें लेके गया हो सकता है ना, वो लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है, लोकल कल्चर भी हो सकता है वहाँ का, ठीक है, लोकल उनके कपड़े भी हो सकते हैं जो वो पहनते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब एक जगह का पर्सन दूसरी जगह जाके सेटल होता है तो एक मिक्स्ड कल्चर डेवलप होता है, ठीक है। एक तो जहाँ से वो आया वहाँ से कुछ ना कुछ कल्चर लेके आया होगा, और जहाँ जिस जगह वो रहने आएगा वहाँ के कुछ कल्चर को वो अडाप्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जैसे ही ये मूवमेंट जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा जो है वर्ल्ड आपस में कनेक्ट होता जा रहा है, कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो रही हैं। यस। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कोड़ियाँ, जिन्हें पैसा या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही है। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। ये है कि किस तरीके से ट्रैवल हो रही हैं चीज़ें भी, बीमारियां भी, पैसा भी, कॉइन्स भी, हर चीज़ ट्रैवल हो रही है लोगों के थ्रू। यस। अब ये जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है रेशम मार्ग, जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं, इसको हम जो है बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी हमें लिंकेज करनी है करंट अफेयर से, आज के टाइम से, ठीक है, कि सिल्क रूट पहले का क्या था और आज सिल्क रूट किस फॉर्म में डेवलप है, उसको भी हमें स्टडी करना है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आप बैठो, और कोई रीड करेगा? कौन करेगा? गर्ल्स ही करेंगी, लाउडली। रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ी दुनिया। आधुनिक काल से पहले युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवित उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क का कितना महत्व है। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, बल्कि एशिया को यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते हैं। देखो क्या है सिल्क रूट, नाम ही जिस चीज़ का, देखो जिस चीज़ के ऊपर नाम पड़ जाता है तो ये समझ लो कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। सिल्क रूट, रूट का नाम दिया जब हमने सिल्क, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से क्या ट्रेड हो रहा होगा? सिल्क, ठीक है। तो सिल्क क्या था? चाइना से जो है पश्चिमी देशों में जा रहा था, ठीक है। यस। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय ही सामने आ चुके हैं और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसे कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। ठीक है, ये जो सिल्क रूट था इससे क्या क्या चीजें जा रही थी? आउटफ्लो किन किन चीजों का हो रहा था? कपड़े, मसाले, सोना नहीं, कपड़े, मसाले और क्या है? पॉटरी, है ना, मिट्टी की चीजें जितनी भी होती थी, मसाले, और दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। इंडिया तो फेमस था ही उस समय मसालों के लिए, ठीक है। तो इंडिया से जाते थे, चाइना से सिल्क जाता था, और जब ये लोग जाके दूसरी जगह पे बेचते थे तो वहां से क्या आता था? बदले में कुछ तो लेते होंगे ना। तो पहले क्या, किस फॉर्म में ट्रेड होता था? एक्सचेंज फॉर्म में होता था, बदले में ये लोग एक्सचेंज लेते थे। तो क्या हो रहा था? इन्हीं रूट से जो है सामान जा रहा था, इन्हीं रूट से जो ये आपका सोना था, कीमती धातुएं थी, ये यूरोप से एशिया में आ रही थी। यस। व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाओं के साथ साथ चलती थी। शुरुआत काल में ईसाई मशीनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में रहे। इससे बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। अब यहाँ पे अलग अलग धर्मों के बारे में बताया आपको। जब लोग ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ बिजनेस पर्पज से ही नहीं जाते। कभी कभी क्या होता है, देखो बौद्ध क्या थे, महात्मा बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा ना। जब उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन कर लिया था, ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, तो उसके बाद वो उन्होंने अलग अलग जगह पे जाके ज्ञान देना लोगों को शुरू कर दिया था। तो क्या था, लोग जो है अपना ज्ञान बांटने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे थे। तो इसी तरीके से कभी जो है मुस्लिम रिलीजन यहाँ आया होगा, बौद्ध धर्म इंडिया से बाहर गया होगा, ठीक है। और जो है आपके ईसाई मिशनरी हैं,
ठीक है, ये लोग आए होंगे, तो इससे क्या हमें क्या सीखने को मिला, अलग अलग रिलीजन के बारे में हमने जाना, और जिनको वो पसंद आया होगा उन्होंने वो रिलीजन अडॉप्ट भी किया होगा। ठीक है, बुद्धिज्म तो लेटेस्ट ही था, बुद्धिज्म को कितने लोग आज के टाइम में मानते हैं, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है। तो ये क्या है, जैसे ही लोगों को इन टीचिंग्स में इंटरेस्ट आता है या उनको जो है वो मतलब उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वो उनको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेड रूट होते हैं ये सिर्फ ट्रेड को ही नहीं फैलाते, बल्कि धर्मों को और जो आपके कल्चर हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। ठीक है, यस। भोजन की यात्रा, प्रगति और आलू। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जबकि व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वह नई फसलों के बीज बो आते थे। संभव यह है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ के भी साझा स्रोत रहे हों। आइए स्पैगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण लें। माना जाता है नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हें स्पैगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही टापू है। देखो अब खाने की चीजें आ गई, नूडल्स चाइना से निकला, पास्ता कहाँ से आया, पास्ता कहाँ से आया, अभी तो बताया इसमें, पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, यानी कि अरब से आया। ठीक है, अरेबिक कंट्री से। जो नूडल्स और स्पैगेटी खाते नहीं हो आप, सर्च करके आना स्पैगेटी। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे ही ट्रेड पहुंचा उसके साथ साथ जब लोग स्टे करते होंगे तो अपने साथ कुछ खाने की चीजें ले जाते होंगे, और वहां अगर किसी ने टेस्ट करी उसको अच्छी लगी तो उससे क्या होगा, चाइनीज जो खाना है, ये तो आपने रिसेंट टाइम्स में ही सुना होगा, चाइनीज कुछ सालों पहले से इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया इंडिया में, लेकिन उससे पहले तो नहीं था। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा है हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ, दूसरी कंट्रीज के फ्लेवर्स भी इंडिया में आ रहे हैं, है ना, इंडिया से बाहर जा रहे हैं। अब क्या है, आपकी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में चले जाते हो, सपोज आप टूरिज्म के लिए जाते हो या फिर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए आप जाओगे या बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पे आपको आसानी से एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, अब जितना ज़्यादा लोग ट्रैवल करते होते हैं ज़्यादा फूड की डिमांड भी बढ़ती है, तो उनको अपने रीजन का फूड चाहिए किसी को, तो क्या है, धीरे धीरे नूडल्स, स्पैगेटी, पास्ता, अब आपको इनके ओरिजिन पता चल रहा है कि कौन कौन सी कंट्रीज से पहले कहाँ गई, और उसके बाद तो फिर ये वर्ल्ड वाइड फैलती चली गई। ठीक है, यस। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ। फिर भी इन्हीं अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दो देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। देखो जरूरी तो नहीं है कि हम बिल्कुल फर्स्ट ओरिजिन पे पहुंचे कि फर्स्टली कहाँ से चला होगा, ये तो हर चीज में पॉसिबल नहीं है ये जानना कि सबसे पहले कहाँ से आया होगा, लेकिन ये चीज तो हमें समझ में आती है ना कि जब लोग ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो सांस्कृतिक आदान प्रदान, भोजन का आदान प्रदान, वैल्यूज का, धर्म का, इन सब का आदान प्रदान उसी समय से स्टार्ट हो गया था। यस। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। यह खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तक पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन आगाध महाद्वीपों में पहुंच गया, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। हाँ, क्या था, देखो ये जो था क्रिस्टोफर कोलंबस, ये इंडिया, इससे पहले भी लोग आए थे, तब क्या था, वो अमेरिका के एक छोटे से पार्ट को इंडिया समझ के वहां पे चले गए थे, वहां पे पहुंच गए थे ना, तो सेम यही स्टोरी बता रहे हैं कि ये जो इतने सारी चीजें हैं, आलू, सोया, मूंगफली, ये सब विदेशों में खाया जाता था, इंडिया में उगाया ही नहीं जाता था। जब लोग इस तरीके से इंडिया की खोज करते हुए आए, कोई समुद्र के रास्ते से आए, कोई दूसरे सी रूट से आया, तो उनके साथ साथ ये चीजें फिर यहाँ आई, और यहाँ आने के बाद फिर इनकी खेती भी यहाँ पे होने लगी। ठीक है, यस। यहाँ अमेरिका का मतलब है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी से है। दरअसल हमारे बहुत से खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। अमेरिका के जो मूल निवासी थे जिनको अमेरिकन इंडियंस बोला जाता था, तो वहां से ही चल के यहाँ आए, क्योंकि उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना कि ये शायद इंडिया का ही पार्ट है, वो लोग समझ ही नहीं पाए थे, क्योंकि जो वो लैंड रूट था वो ब्लॉक हो गया था, है ना। हाँ, तो वो लोग समुद्र के स्टार्टिंग में जब गए तो अमेरिका और ये सारी कंट्रीज को उन्होंने इंडिया का पार्ट समझा और यहाँ पे जाके रहने लगे। बहुत लेटर ऑन उनको रियलाइज हुआ कि ये तो इंडिया का पार्ट है ही नहीं।
फिर वास्को डी गामा आया था और फाइनली उसने जो एक सही सी रूट जो है इंडिया तक पहुंचने का खोजा था। यस। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह चले गए। ये तो देखो एक बहुत जनरल सी सेइंग बन चुकी है कि आलू तो आप कहीं भी चले जाओ आपको वर्ल्ड के उसी पार्ट में आलू मिल जाएगा, है ना। तो आलू पे लोग जो है स्टार्टिंग में जब आया तो क्या था, लोग उससे पहले जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा होता था या जिनके पास फूड की शॉर्टेज होती थी उनके लिए आलू तो ऐसा फूड बन के आया था कि उनकी स्टेपल डाइट बन गया। ठीक है, वो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इतना यूज़ करने लगे और उसके बाद जब आलू की खेती एक बार जब डिस्ट्रॉय हो गई तो कितने लाखों लोग जो है भुखमरी के कारण वैसे ही मर गए। ठीक है, बैठो। यस, आप पढ़ो। विजय बीमारी और व्यापार। यूरोपियों के विभिन्न जहाजियों के द्वारा जब 16वीं सदी के एशिया तक का समुद्र मार्ग की खोज कर ली गई और उन लोगों के द्वारा पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जाने का रास्ता खोज लिया गया तो उन्होंने महसूस किया कि पुरानी बुक है, यस मैम, दूसरी ले लो, सबके पास नहीं होगी ना, कोई बात नहीं, दोबारा रीड आउट कर दो उसको। विजय बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाकों का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। ठीक है, अब क्या था, यूरोपियंस की एंट्री हुई। अब यूरोपियंस जब आए यहाँ पे तो उनको पता चला कि एक्चुअल में ये तो बहुत ही रिच जो प्लेस है, चाहे वो आपका मसालों के लिए हो, चाहे वो फसलों के लिए हो, है ना, चाहे वो सिल्क के लिए हो। तो धीरे धीरे ये सारे फ्लेवर्स जो थे वो यूरोप तक की मार्केट तक भी पहुंचने लगे और फिर आगे चल के जो हुआ वो तो रेस्ट इज हिस्ट्री, हमें पता ही है। यूरोप पहले कौन है, पुर्तगीज आए, यूरोपियन की अलग अलग कंट्रीज आए और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिसने क्या करा, 200 सालों तक हाँ इंडिया को अपना गुलाम बना लिया। तो क्या था, ये बिजनेस करने के ही पर्पज से आए थे और इंडिया जो है इतना रिच कॉन्टिनेंट था कि उन लोगों को लगा कि यहाँ तो बहुत सस्ते में हम हर चीज़ खरीद के रॉ मटेरियल की फॉर्म में और अपनी कंट्रीज में या बाकी यूरोपियन कंट्रीज में उनको सेल आउट कर सकते हैं। यस। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। क्योंकि देखो आपने अमेरिका की लोकेशन देखी होगी तो क्या है, पानी से घिरी हुई है चारों तरफ से, तो बहुत टाइम तक तो वर्ल्ड से कनेक्टेड ही नहीं था, अपने आप में ही रहता था, अपने आप में ही जीता था। लेकिन जब इसका पता लगा लोगों को, ठीक है, अमेरिका भी एक जो है एक पूरा कॉन्टिनेंट है और फिर वहाँ की फसलों के बारे में, वहाँ पे उगने वाली चीज़ों के बारे में लोगों को धीरे धीरे पता लगा। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। किंवदंती क्या होती है, हिंदी नहीं पढ़ते हो? किंवदंतियाँ क्या होती है, जैसे कि आपको किसी ने कोई स्टोरी सुनाई, ठीक है, आपने किसी और को सुनाई, तो उससे क्या हो गया, एक स्टोरी बन जाती है।
ठीक है, जिसको हम ये कह देते हैं कि ये ना एक किसी के पास रिकॉर्ड तो नहीं है उसका, लेकिन सुनते सुनते वो बात ऐसी पहुंच गई कि लोग मानने लगे कि ऐसा यहाँ पे एक सोने का शहर है। किंवदंतियाँ वो होती है जैसे लोक कथाएं हम कहते हैं, जिनका ओरिजिन का तो हमें नहीं पता कि कहीं लिखी नहीं हुई है, बस सुनते सुनते वो बात ऐसी फैल गई। अब क्या था, अमेरिका इतना रिच कंट्री, क्योंकि यहाँ पे चांदी बहुत था, उसके बाद जो बाकी चीजें यहाँ से धातु एक्सपोर्ट होने लगी तो उनके पास पैसा आया, पैसा आया तो ये रिच बन गया। तो ऐसी कहानियां शुरू होने लगी कि यहाँ पे एक सोने का शहर है, जिसकी खोज में फिर बहुत सारे खोज अभियान चलाए गए। ठीक है। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश कॉलोनी, कॉलोनी समझते हो? कॉलोनी बनती है, उसके बाद धीरे धीरे वो उसको पूरा गुलाम देश बना लेते हैं। ठीक है, तो कॉलोनी या उपनिवेश का मतलब ये होता है कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री कंट्रोल कर रही है। ठीक है, वहाँ की चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, उन सब का होल्ड कौन कर रहा है? दूसरी कंट्री कर रही है। इंडिया भी क्या थी? एक कॉलोनी थी ना, किन की? ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्या रही थी वो? तो पूरे इंग्लैंड की हो गई थी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक जस्ट उनका एंट्रेंस करने का एक तरीका था, एक जरिया था। ब्रिटेन के हम लोग कॉलोनी बन गए थे। ठीक है, तो उस तरीके यही यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका भी गुलाम था पहले, पता है ना आपको? यस। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने का रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। अब क्या हुआ देखो, स्पेनिश जो सेना थी वो कैसे जीती यहाँ पे? बिना किसी हथियार के बीमारियां फैला दी वहाँ पे। ठीक है, चेचक की तो स्टोरी आपने बहुत सुनी हो, किस तरीके से उसके टीके का आविष्कार हुआ था, है ना। तो क्या है, अब अमेरिका तो अब बिल्कुल ही अलग थलग रहता था। अलग थलग रहने से क्या होता है देखो, कभी कभी क्या होता है, अब जैसे हम रिसेंट टाइम्स की बात करें कि जब कोरोना वायरस आया था तो कितने लोग इम्पेक्टेड हो रहे थे, इससे अफेक्ट हो रहा था ना सबको। धीरे धीरे क्या है, उसके साथ रहने लगे। तो अब क्या रिसर्च आ रही है सामने कि धीरे धीरे जो है हमारी एंटीबॉडीज बनने लगी है। एंटीबॉडीज मतलब हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ऐसा स्ट्रांग हो गया कि बहुत थोड़े से फीवर या बहुत थोड़े से कोल्ड को से हमारी बॉडी अपने आप ही रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी अमेरिकीज के साथ, क्योंकि ये लोग तो शुरू से अकेले ही रह रहे थे। जितनी इनकी कंट्री का दायरा था वही लोग आपस में जो है कम्युनिकेट कर रहे थे, उनका मिलना जुलना था। तो जब ये लोग आए और साथ में इतनी बड़ी बीमारियां लेके आए तो उससे क्या हो गया, वहाँ के लोग, उनकी इम्यूनिटी तो थी नहीं तो जल्दी बीमार हुए। उसके बाद उनको बीमार लोगों को कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी था, तो कॉलोनी बनाना भी इनको या उपनिवेश बनाना भी उन लोगों के लिए ज़्यादा ईजी हो गया। ठीक है, तो बाकी का फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।